जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार आपको भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन संस्कृत भाषा को लेकर जानकारी दे रहा हूं। भारतीय उपमहाद्वीप में यह भाषा लगभग 6000 साल पहले से बोली जाती रही है। भाषा विज्ञान शास्त्री भी विभिन्न अध्ययनों में यह साफ कर चुके हैं कि भारत की अधिकतर भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं, यानी भारत की अधिकतर भाषाओं की जननी संस्कृत ही है। वेदों की भाषा वैदिक संस्कृत से ही आधुनिक संस्कृत निकली है। संस्कृत से प्राकृत भाषा का उदय हुआ और प्राकृत से पाली भाषा का। हालांकि पिछले कुछ समय से भारत में संस्कृत भाषा को लेकर एक कुत्सित अभियान चलाया जा रहा है कि संस्कृत तो पाली से निकली है, संस्कृत तो पाली से बाद की भाषा है, जबकि इस दावे को असत्य साबित करने के लिए एक ही तथ्य काफी है। वह यह है कि संस्कृत के व्याकरण अष्टाध्यायी के रचयिता महर्षि पाणिनि के जन्म के कई सदियों बाद ही तथागत बुद्ध हुए। महर्षि पाणिनि के साहित्य में बुद्ध का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, यानी तथागत बुद्ध का कालखंड महर्षि पाणिनि के बाद का है और पाणिनि का पूरा कालखंड संस्कृत से भरा है। तथागत बुद्ध ने अपने प्रवचन पाली में दिए, उसी दौरान पाली भाषा अस्तित्व में थी। यह भी तथ्य है कि पाली को संस्कृत से प्राचीन होने का दावा करने वाले लोग इस बारे में अपना एक भी रिसर्च पेपर भारतीय इतिहास कांग्रेस जैसी संस्थाओं के सामने पेश नहीं कर पाए हैं। बस सोशल मीडिया में झूठी बातों को परोस रहे हैं। इसी बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। मेरे सत्यमेव जयते यानी एसटीवी को देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं संस्कृत की। प्राचीन इतिहास के भारत के हों या पाश्चात्य इतिहासकार, सभी इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि वेद कम से कम 1500 BC यानी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले के हैं। उनकी भाषा वैदिक संस्कृत है। आज की संस्कृत वैदिक संस्कृत से निकली है। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत निकली और उसके बाद आधुनिक संस्कृत। इनमें मुख्य तौर पर अंतर साहित्य व्याकरण और प्रयोग में है। वेद वैदिक संस्कृत में है। वैदिक संस्कृत धार्मिक और कर्मकांडीय साहित्य के लिए जानी जाती है, जबकि लौकिक संस्कृत गद्य काव्य और नाटकों के लिए है, जबकि आधुनिक संस्कृत व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयोग की जाती है। परंतु अब संस्कृत को लेकर एक अच्छा समाचार मिला है। यज्ञवेदम के नाम से प्रसिद्ध भारत राव ने सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने का दावा किया है। वे क्रिप्टोग्राफर हैं। गुप्त भाषाओं के जानकार यज्ञदेवम ने इंडस यानी सिंधु घाटी लिपि को डिकोड किया है, जो कि लगभग 4000 BC में लिखी गई थी, यानी आज से लगभग 6500 साल पहले। यज्ञवेदम का अध्ययन बताता है कि संस्कृत सिंधु घाटी की स्थानीय भाषा है। क्रिप्टोग्राफी का अर्थ गुप्त भाषाओं को समझने का विज्ञान है। यज्ञदेवम इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और भाषाविदों के बीच यह एक अनोखी शख्सियत है। वे कहते हैं कि उन्होंने सिंधु घाटी की लिपि की गुत्थी को सुलझा लिया है। यज्ञवेदम की यह खोज आर्य आक्रमण सिद्धांत को भी चुनौती देती है, खारिज करती है और साबित करती है कि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। वास्तव में वैदिक संस्कृत इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की इंडो आर्यन शाखा की सबसे पुरानी भाषा है, जिसका प्रयोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसे वेदों में किया गया था। वैदिक संस्कृत मुख्य रूप से धार्मिक और कर्मकांडीय साहित्य के लिए जानी जाती है, जिसमें देवताओं की स्तुति, यज्ञों की विधि और धार्मिक विचार शामिल हैं। वैदिक साहित्य में मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी शामिल हैं। वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत का विकास हुआ, जिसका प्रयोग ईसा पूर्व 5वीं सदी से शुरू हुआ था। लौकिक संस्कृत का प्रयोग गद्य, काव्य, नाटक, दर्शन, व्याकरण और अन्य विषयों के लिए किया गया था। लौकिक संस्कृत में व्याकरण के नियम अधिक सख्त हो गए थे। रामायण, महाभारत, पुराण, कालिदास के नाटक, अन्य साहित्यिक रचनाएं इसमें शामिल हैं, जबकि आधुनिक संस्कृत भी लौकिक संस्कृत का ही एक रूप है, जिसका प्रयोग आज भी किया जाता है। प्राकृत, पाली और अपभ्रंश भाषाएं भी संस्कृत से ही विकसित हुई हैं। आमतौर पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि यदि पाली से संस्कृत प्राचीन है तो वह शिलालेखों में क्यों नहीं मिलती है? अशोक के शिलालेखों में क्यों नहीं यह संस्कृत प्रयोग की गई? इसका उत्तर वह पहला कारण यही है कि जब अशोक ने अपने शिलालेख संस्कृत में बनाए ही नहीं तो मिलेंगे कैसे?
भारत में मूर्तियां हो या शिलालेख बौद्धों ने यूनानियों से सीखकर ही बनाए। दूसरा कारण यह है कि प्राचीन संस्कृत में रचे गए वेद श्रुति परंपरा के हैं, यानी वेदों को श्रवण यानी सुनकर परंपरा से ग्रहण किया जाता रहा। ऋषि अपने पूरे ज्ञान को, चाहे वेद हो या और भी, अपने शिष्यों को श्रवण परंपरा में आगे दे देते थे। इसका अर्थ है कि वेदों को सुनकर और मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता रहा, और जब मौखिक ज्ञान था तो उसके शिलालेख कैसे मिलेंगे। वैसे भी वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है, इसलिए भी इसके शिलालेख या और चीज प्रमाण नहीं मिलते। तीसरा यह भी है कि जो कुछ लिखा गया वह भोजपत्रों या ताड़पत्रों में लिखा गया था, वे समय के साथ नष्ट हो गए। मुस्लिम आक्रांताओं ने बौद्ध साहित्य की तरह हिंदू साहित्य को भी नष्ट किया, परंतु श्रवण परंपरा के चलते यह ज्ञान समाप्त नहीं हो पाया। भारत में आज का जो बौद्ध साहित्य है वह अधिकतर तिब्बत या श्रीलंका से आया है, क्योंकि भारत में आक्रांताओं ने, खासतौर पर मुस्लिम आक्रांताओं ने इसको नष्ट कर दिया था। एक बात और है कि आदिवासी क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं में भी तो शिलालेख नहीं मिलते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि वह प्राचीन नहीं है। यदि उनको आदिवासी कहा जाता है तो यानी वे यदि आदिम काल से हैं तो उनकी कोई भाषा तो होगी, तो उनके शिलालेख नहीं मिलते, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह प्राचीन भाषाएं नहीं हैं। भाषा विज्ञान के अध्ययन भी बताते हैं कि संस्कृत से ही पाली और प्राकृत निकली हैं। पाली और प्राकृत संस्कृत उभरने वाली पहली भाषाएं थी। पाली का इस्तेमाल बौद्ध विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था, जबकि प्राकृत का इस्तेमाल जैन सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए किया गया। बौद्ध साहित्य का अधिकांश हिस्सा पाली में लिखा गया, जबकि जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। हालांकि बौद्धों ने बाद में संस्कृत में भी अपने साहित्य को लिखा था। विद्वानों ने लौकिक संस्कृत का काल 5वीं सदी ईस्वी तक माना है। संस्कृत की वास्तविक उन्नति मौर्य काल के अंत से प्रारंभ होकर 9वीं-10वीं शताब्दी तक लगातार होती रही। मैं आधुनिक संस्कृत की बात कर रहा हूं। तब संस्कृत भाषा शिक्षा और शासन का माध्यम बनी रही। जितना धार्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, यानी जिसमें मैं खगोल की बात भी कर रहा हूं, ज्योतिष की बात कर रहा हूं, लौकिक और ललित साहित्य तब संस्कृत में लिखा गया, उतना कई शताब्दियों तक संसार की किसी अन्य भाषा में नहीं लिखा गया था। तब संस्कृत पूरे भारत में फैल कर एक शक्ति बनकर उभर गई थी। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम, सभी जगह संस्कृत थी। इसका शब्द भंडार भी बहुत अधिक है। संस्कृत जो कि वैदिक भाषा का सरलीकृत भाषा बनी, समय पाकर ध्रुव और क्लिष्ट होती चली गई और जन भाषा न कर देववाणी बनकर रह गई थी। इसका परिणाम हुआ कि संस्कृत से निकले अपभ्रंश भाषाएं, प्राकृत हो या पाली, वह विकास करती चली गई। आम जन की भाषाएं बनती चली गई और राज सत्ता ने भी उनको संरक्षण दिया। पाली शब्द की उत्पत्ति पल्ली से हुई है, जिसका अर्थ है ग्रामीण भाषा। एक बात और, चाहे भाषाओं की प्राचीनता तय करने की विधि ग्लोटोक्रोनोलॉजी हो या अन्य, सभी में संस्कृत को प्राचीन माना गया है पाली से। जहां तक शिलालेखों की बात है तो उसकी भी कुछ बात कर लेते हैं। मध्य एशिया के बुगाचकोई से प्राप्त 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख किलाक्षर अभिलेख है और यह 1907 में पाया गया था। यह 2 राजाओं की संधि को लेकर है और जिसमें वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नसात्य को साक्षी बनाकर उनका उल्लेख किया गया है। इसी तरह नेपाल और वियतनाम में भी संस्कृत के शिलालेख मिले हैं, जबकि भारत में हाथीवाड़ा, घोसुंडी शिलालेख भी प्राचीन शिलालेख माने जाते हैं। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार आधुनिक भाषाओं का इस तरह से विकास हुआ। पहले प्राचीन आर्य भाषा काल, जो कि 6000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक चलती है, इस काल में वैदिक भाषा और प्राचीन संस्कृत भाषा के विकास की प्रक्रिया चलती रही। मध्यकालीन आर्य भाषा का काल 800 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। इस काल में पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। शिक्षित समाज में संस्कृत का प्रयोग होता रहा तथा अधिकांश प्रमाणिक ग्रंथ इसी में लिखे गए। इस काल में जन सामान्य में संस्कृत भाषा का प्रयोग अधिक नहीं रहा, किंतु इसके प्रति सम्मान का भाव पूर्ववत बना रहा। और इसके बाद तीसरा है आधुनिक आर्य भाषा काल। इसमें 1000 ईस्वी से अब तक जो काल है उसको कह सकते हैं। इस काल में विभिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली अपभ्रंश भाषाओं से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। द्रविड़ परिवार की भाषाओं को छोड़कर हिंदी, मराठी आदि सभी भाषाएं इसके तहत हैं। इन सभी भाषाओं में प्राप्त साहित्य रचा गया और इस काल में संस्कृत भाषा द्वितीय युग के समान शिक्षित जन समुदाय में प्रचलित रही, धार्मिक कर्मकांड में भी बनी रही।
बाद में जब यहाँ विदेशी आक्रांता आ गए तो पहले अरबी फारसी का प्रचलन बढ़ा, बाद में अंग्रेजों के आने से अंग्रेजी, लेकिन संस्कृत का महत्व जनमानस में बना रहा। संस्कृत भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भारतीय परिवार की भाषा है। ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनी आदि यूरोपीय भाषाएं भी इसी परिवार की भाषाएं कही गई हैं। अगली वीडियो में मैं वैज्ञानिक दृष्टि से बताऊंगा कि संस्कृत भाषा किस तरीके से पाली भाषा से प्राचीन है। तो आज इतना ही। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,